मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स जी पे स्वागत करता हूं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर हम लोग समाप्त कर चुके हैं और आज के क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे और वह है आपका कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। तो काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है और एग्ज़ाम के ख्याल से तो कहने की भी आवश्यकता नहीं है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो हम लोग आज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के विषय में या संधारित्र के विषय में पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक टर्म, चूँकि आज इस चैप्टर का समझिए कि इंट्रोडक्शन आप लोग का देंगे, तो कैपेसिटर पढ़ने के लिए जो बेसिक टर्म सब है उनको विषय में हम लोग सीखेंगे। जैसे चालक हुआ, कंडक्टर, कुचालक, इंसुलेटर, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो इन सब चीज़ों का, जैसे कोई कंडक्टर है तो यह अपने अंदर से क्या करता है, विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। तो क्यों प्रवाहित होने देता है? क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। वही कोई कुचालक है जैसे लकड़ी है तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। रीज़न क्या है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का घनत्व या संख्या बहुत ही कम होती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बिल्कुल बेसिक लेवल से चलना शुरू करेंगे, बिना कोई घबराहट के, बिना कोई हड़बड़ाहट के, और बिल्कुल देखिएगा कि एकदम आसानी से हर एक स्टूडेंट को, कमज़ोर से कमज़ोर हो या इंटेलिजेंट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर संधारित्र बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में भी काफ़ी आप लोग का स्कोरिंग टॉपिक रहेगा। तो करना केवल आप लोग को यही है कि वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना है। और बहुत लोग का, चूँकि मैक्सिमम स्टूडेंट अभी हमारे लोकल जुड़े हुए हैं, तो पता चलता है कि जैसे कोई हम नया वीडियो डाले और वह देखना शुरू किए तो उनको लगता है कि अरे पिछला वीडियो देखना चाहिए था, तो वह उसको छोड़ के फिर पीछे जाते हैं या फिर पेंडिंग में चले जाते हैं उनका काम। तो यह अभी तक बहुत से स्टूडेंट का यह समस्या, आज का काम कल पे छोड़ने का। इतना स्लोली अगर पढ़ रहे हैं, हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं और फिर भी आप लोग अगर मैच नहीं कर पा रहे हैं क्लासरूम को, तो अब खतरा का घंटी बज चुका है। आप लोग का एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो गया है, फरवरी में ज़्यादा समय नहीं है। तो पूरी तरह से तैयार हो जाइए। और ज़्यादा हम नहीं कहते हैं, 3-4 घंटे अगर आप पढ़ लेते हैं, 4 घंटे के लिए मन के विरुद्ध अगर आप वर्क डन करते हैं, आपका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लगेगा। और हर दिन देखिएगा कि 4-4 घंटे का पोटेंशियल, तो 3-4 महीना में काफ़ी हाई पोटेंशियल पे आप चले जाइएगा, काफ़ी ऊर्जावान हो जाइएगा, क्षमतावान हो जाइएगा। दूसरा चीज़ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और ख़ास के नोटिफिकेशन बटन ऑन रखिए, ताकि चूँकि अभी हम तरह तरह का वीडियो डालेंगे, जैसे अभी कैपेसिटर का डाल रहे हैं, आपका बेसिक टर्म वगैरह चर्चा कर रहे हैं। और चूँकि आपका लेक्चर 3 यानी चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसमें अभी हमको ऑब्जेक्टिव करवाना है, न्यूमेरिकल करवाना है, तो फिर उसका वीडियो आ जाएगा। कुछ फिर क्लास 11 के लिए वीडियो वेक्टर का आ जाएगा, जो कि आप लोग को भी ज़रूरी है देखना, क्योंकि मैथ में आपका वेक्टर से 14 नंबर का हम गारंटी लिए हैं, हर साल लेते हैं कि फिजिक्स पढ़ के आप मैथ में 14-15 नंबर गारंटेड बना के आएगा। तो काफ़ी वैल्यूएबल रहता है, खास के अभी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन सही हो गया तो 1 नंबर, उसमें कोई कटौती का संभावना नहीं है, तो वह भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखेगा, सब्सक्रिप्शन में कोई पैसा नहीं लगता है आप लोग को, या तो आपके फ़ायदे के लिए है, और दूसरा चीज़ कि मेरा फ़ायदा भी है कि हम मेहनत करते हैं, तो हमको पता चलना चाहिए कि कितने लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं, मेरा काम किस दिशा में बढ़ रहा है। तो दोनों दृष्टि से आप देखिएगा, एक मोटिवेशन टीचर को भी चाहिए। पहले ही चर्चा किए हैं कि 4-4 घंटा लगता है। अब सोचो, आधा घंटा वीडियो शूट किए, आधा घंटा कम से कम एडिटिंग में लगेगा, उसको पूरा देखेंगे, उसके बाद फिर उसको अपलोड में 1-आध घंटा समय लग जाता है, 2 घंटा ऐसे ही हो गया, आप सोचिए। उसके बाद सारा उसका काम
काम करना पड़ता है, यूट्यूब स्टूडियो में जाके इन स्क्रीन सेट कीजिए, टैग कीजिए, टाइटल दीजिए, थंबनेल बनाइए। तो ऐसा हम अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं। 4 घंटा वास्तव में एक वीडियो में आपका लग जा रहा है, ज़्यादा भी कभी कभी लग जाता है। कभी कभी तो उतना मेहनत किए और सारा काम आपका पानी फिर जाता। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमको रिवार्ड मिलना चाहिए। कोई मजदूर भी मजदूरी करता है तो उसको मजदूरी मिलता है। हम आपके शिक्षक हैं, आपके लिए कर रहे हैं, तो मेरा रिवार्ड क्या है? आपसे पैसा नहीं चाहिए हमको, और पैसा ऐसा भी नहीं है कि यूट्यूब से अभी बहुत बरस जाएगा हम पे। लेकिन अगर हम काम कर रहे हैं तो असली संतुष्टि टीचर का पैसा में नहीं होता है, उसका काम का प्रशंसा होना चाहिए या उसका काम सही जगह पे जाना चाहिए। यानी कि मेरा काम हमको पता चलना चाहिए कि हाँ मेहनत किए तो उसका ये परिणाम हमको आ रहा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना ग्रुप में भी लोगों से, जो भी स्टूडेंट है, चूँकि अब एग्ज़ाम भी आ गया है और पूरी तरह से हम एग्ज़ाम पे फोकस रहेंगे अभी से। और आप लोग को भी इन प्रकार किसी भी तरीके से देखेगा कि आपको एग्ज़ाम के लायक हम तैयार करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि यह पहला एक्सपीरियंस नहीं है। इससे पहले भी 3-4 बैच हम आप लोग का निकाल चुके हैं, सबका रिजल्ट देखे हैं। और दूसरा चीज़ मेरे पढ़ाने का कि हम मास को पकड़ते हैं। जनरली टीचर लोग क्या करते हैं कि जो टैलेंटेड है 2-4-10 स्टूडेंट, उस पर फोकस रहते हैं ज़्यादा, लेकिन हम जो सबसे पीछे है उस पर फोकस रहते हैं। क्योंकि जो सबसे पिछला को अगर हम उठा लिए तो जो आगे है वह तो स्वतः उठ जाएगा। तो इससे ऐसा नहीं है कि जो तेज़ है उसको कोई क्षति होता है। कोई टैलेंटेड है, मतलब ज़्यादा मेहनत कर रहा तो उसको तो और ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन सबसे कमज़ोर से कमज़ोर को हम लेवल पर ले आए, एग्ज़ाम अच्छा उसका करवा ले, यह मेरा मेन फोकस रहता है। दूसरा चीज़ कि कभी भी आप फिजिक्स रट के नहीं पढ़ सकते हैं। अगर रटने के पीछे जाइएगा तो हो सकता है 2 दिन 4 दिन आपका फोकस रहे, लेकिन इतना ज़्यादा बोझा आपके सर पे आ जाएगा, इतना बोझिल हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कोई चीज़ रटे और याद भी हो गया, लेकिन याद हो जाने से मतलब नहीं है एग्ज़ाम के समय तक याद रहेगा, क्या गारंटी है? 6 महीना बाद जब आप एग्ज़ाम पेपर लिखिएगा और उसको आपने रट लिया है, समझा नहीं है, तो क्या गारंटी है आपको याद आएगा? मानव का नेचुरल स्वभाव है भूलना, दिमाग का या नेचुरल। अगर दिमाग भूलेगा नहीं तो पागल हो जाएगा इंसान। यानी कि भूलना, आप लोग को लगता है कि सर, बहुत लोग कहता है कि सर पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, तो यह तो एकदम नेचुरल है। बहुत लोग कहता है कि सर पढ़ते हैं मन नहीं लगता है, इधर उधर किताब खोलते हैं दिमाग इधर उधर जाने जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि तुम एकदम नॉर्मल हो। यही तो इंसान का मतलब है। इंसान का मतलब ही यही है कि वह भूलता है, अपना काम में उसको अलग कोई काम करना रहेगा, दिमाग अलग जाता है। एकदम नॉर्मल है, एकदम स्वाभाविक है। लेकिन एक समय आता है कि आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि अब हमारा प्राथमिकता क्या है। अब मान लो कि इंटर में अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो एक तो आगे का रास्ता बंद हो गया, हायर स्टडीज़ में कुछ नहीं समझ में आएगा। कहेगा कि सीट ठीक है, रेलवे, एसएससी, जीडी, सिपाही दौड़ेंगे, तो उसमें भी देख लीजिए कि क्या स्थिति है, गला काट प्रतिस्पर्धा है आपका। तो क्यों नहीं अभी से ही हम 2-4 घंटा मन को कंट्रोल करके उसके अगेंस्ट वर्क डन करते जाएं। हर दिन 3-4 घंटा का पोटेंशियल मेरा बढ़ते जाएगा और फिर एक लेवल आएगा कि हमको बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप लोग खुद अपना रास्ता और बेस्ट रास्ता सेलेक्ट कीजिएगा। तो हमेशा ध्यान में आपको रखना है कि अभी पढ़ाई आपका पहला प्राथमिकता में रखना है और रटने पे फोकस नहीं करना है, समझते जाना है। तो जल्दी से हम लोग आज कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन क्लास आपका है और इसमें हम बेसिक टर्म वगैरह जान लेते हैं। तो कुछ बोर्ड पे लिख दिए, इसको थोड़ा सा नोट जरूर बनाते जाइए। एग्जाम के समय बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा। भले आप नोट पढ़े चाहे नहीं पढ़े, लेकिन एक बार बनाने से अंदर से आपको
आपको लगेगा कि हाँ हम स्टूडेंट हैं। अगर नोट नहीं बनाइएगा, पेन पेपर लेके नहीं पढ़िएगा, तो भले कितना भी कंसेप्ट आ जाए, बहुत सारा स्टूडेंट का देखो प्रॉब्लम क्या रहता है, उसको टैलेंट रहता है, इवन कि क्वेश्चन भी उसको पता रहता है एकदम। आप इस चीज़ को एकदम नोट कर लीजिए, बहुत सारे लोग के साथ होता है यह कि उसको अपना क्षमता का ही पता नहीं है कि हम क्या है। क्योंकि वह बनावटी रुख जो अपना लगाए हुए है बाहर में कि हम ऐसे वैसे पढ़ने वाला का मजाक उड़ा रहे हैं, हम तो पढ़ते ही नहीं है, मौज मस्ती इधर उधर, एक अलग तरह का वो आवरण ओढ़ लिया है। और रियल में उसके अंदर टैलेंट है, उसको पता ही नहीं है। क्वेश्चन उसको पता ही अच्छी तरह से, वह उस क्वेश्चन को जान रहा है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, वह नहीं लिख पा रहा है एग्ज़ाम में। और थोड़ा सा अगर उस चीज़ को हटा ले, थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाए आदमी, तो देखिएगा मैक्सिमम स्टूडेंट, चूँकि इंटर का सिलेबस आपका ऐसा नहीं है, यह सभी के लिए है। यानी कि मैट्रिक या इंटर का जो एग्ज़ाम है, यह सिलेक्ट करने के लिए है। यानी कि इसमें आपको छांटने का उद्देश्य नहीं है। जो भी आपका बिहार बोर्ड एग्ज़ाम लेगा या कोई भी बोर्ड लेगा, तो यह आपको पास करने के लिए ही एग्ज़ाम है, ना कि आपको फेल करने के लिए। हाँ, कंपटीशन का एग्ज़ाम हो जाता है, जैसे रेलवे, एसएससी वगैरह देते हैं, तो वह सेलेक्ट करने के लिए नहीं है, वह छांटने के लिए। यानी वह ऐसे क्वेश्चन सेट कर रहा है कि मैक्सिमम लोग छटा जाए। यानी कि उसका उद्देश्य ही वही है, क्योंकि 1000 सीट है और 15 लाख 20 लाख स्टूडेंट अपियर है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसा क्वेश्चन सेट करेगा कि छटा है, मैक्सिमम लोग बाहर हो जाए। जबकि बोर्ड एग्जामिनेशन आपका क्या है कि इस तरह का क्वेश्चन आपका रहेगा कि मैक्सिमम लोग अंदर आ जाए, वही छटाएगा जो बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। तो ये ज़रूरी चीज़ है, चर्चा इसलिए हम करते ही रहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर या संधारित्र काफ़ी मज़ेदार होगा, देखिएगा। और आज बेसिक टर्म जो हम यूज करेंगे, चालक, कुचालक, मुक्त इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या आवेशीकरण के विषय में ही हम लोग पढ़े थे कि अगर एक आवेशित पदार्थ को दूसरे के संपर्क में लाते थे, या एबोनाइट की छड़ को रगड़ते थे, बाल में कंघी रगड़ते थे, तो आवेश पैदा हो रहा था। और वहाँ पे आवेश में क्या हो रहा था कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में आ रहा था, जिसको कि चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन या चालन के कारण, यानी कि दो पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आ रहा था, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में चालित हो रहा था। तो वहाँ पे हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन या चालन के कारण आवेशीकरण अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। और चूँकि कैपेसिटर में अब थोड़ा सा नया टर्म हम लोग सीखेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन, और यह एक लॉन्ग क्वेश्चन का भी काम कर देगा, देखिएगा अभी बताएंगे। सबको एकदम बहुत मज़ा आएगा समझने में भी। यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा कि दो ऑब्जेक्ट है और दोनों को पहले जैसे सटाते थे, एक दूसरे के संपर्क में लाते थे, अब एक दूसरे से दूर ही रहेगा, फिर भी वह क्या करेगा, आवेश उत्पन्न करेगा, आवेश उस पर एक से दूसरे पे पैदा होगा। तो बहुत आसान है, घबराइएगा नहीं बिल्कुल। पहले थोड़ा सा ये बेसिक चीज़ आप नोट कर लीजिए, और फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन का भी चर्चा हम आज ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर 4 आपका शुरू कर रहे हैं, कैपेसिटर, संधारित्र। सबसे पहले चर्चा किए हैं चालक, जिसको कहेंगे कंडक्टर। तो आप मैट्रिक में भी रटते आए हैं कि वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जितना आपका धातु है, मेटल, लोहा, सोना, कॉपर, सब आपका क्या है, चालक पदार्थ है। तो परिभाषा लिख लीजिए जल्दी से कि जो पदार्थ बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, चालक या कंडक्टर कहलाते हैं। अब चालक में क्या खासियत होता है चर्चा करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन काफ़ी अधिक संख्या में होते हैं, जो आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के विपरीत दिशा में गति करते हैं, जैसे चांदी, तांबा, सोना आदि। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उसके पास निगेटिव चार्ज है, और आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, कोई पॉजिटिव चार्ज है
तो उस पर क्षेत्र की दिशा में क्यू बल रहेगा, जबकि निगेटिव चार्ज है तो किधर बल रहेगा, क्षेत्र की दिशा के विपरीत माइनस क्यू बल रहेगा। तो यही रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन जो है वह विद्युत क्षेत्र उस पर लगाए, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई लगाए। मान लो यह कंडक्टर है, इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है और इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में लगाएंगे, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर तो क्षेत्र की दिशा में क्यू बल लगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज क्या है, तो नाभिक से बंधा है, वह हिल डुल नहीं सकता है, यानी वह नाभिक से बाहर नहीं जा सकता, बिल्कुल नाभिक के अंदर है। तो बल तो लगा उस पर भी, लेकिन वह अपना जगह नहीं छोड़ सकता है। लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो चूँकि उस पर निगेटिव चार्ज है तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्यू बल लगेगा और वह क्षेत्र के विपरीत दिशा में त्वरित होगा, मूव करने लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन वो गति करने लगा, कब, जब इस पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किए, मतलब क्या, आवेश गति करने लगा। और आवेश जब गति की अवस्था में आ जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। शुरू से ही हम कहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट से ही कहे हैं कि चार्ज एट रेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ेंगे कि आवेश जो विरामावस्था में है। अब देखो जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हम लोग किधर जा रहे हैं, करंट की तरफ या विद्युत धारा की तरफ जा रहे हैं, और इसमें क्या हो जाएगा, तो चार्ज इन मोशन। और उसका झलक भी देखिए आने लगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वह क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है। तो कोई भी कंडक्टर है, चालक पदार्थ है, उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चर्चा हम लोग करते हैं, पहले नोट कर लीजिए, तब अच्छा से आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बना के हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो हमने लिखा कि जो पदार्थ बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, चालक कहलाते हैं। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन काफ़ी अधिक संख्या में होते हैं, जो आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के विपरीत दिशा में गति करते हैं, चांदी, तांबा, सोना। उसके बाद आ जाता है आपका कुचालक, जिसको कहेंगे इंसुलेटर। तो बिल्कुल चालक का उल्टा हो जाएगा। चालक क्या हो गया, अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दिया, जबकि कुचालक क्या करेगा, विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा, तो चालक के पास, आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन था, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब क्या था कि वह गति करने के लिए स्वतंत्र था, जबकि कुचालक जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, इस सब के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कितना भी विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, बल तो लगता है इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन वह गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, नाभिक से बंधा हुआ है। तो इसी कारण से जब गति ही नहीं होगा, यानी आवेश क्या है, विराम में ही रह गया। तो जब तक आवेश विराम में रहेगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, नहीं होगी। विद्युत धारा का परिभाषा ही बताए हैं, चार्ज इन मोशन, यानी आवेश जब गति करेगा तब विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो जो बाह्य इंसुलेटर वैसा पदार्थ है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं, और अचालक अथवा कुचालक इंसुलेटर कहलाते हैं। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ही कम होता है, जैसे आपका लकड़ी हो गया, कांच हो गया, रबर, ये सब। तो नोट करने के लिहाज से आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन और बंद इलेक्ट्रॉन पे चर्चा करते हैं, फिर लिखा भी देंगे। तो बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। फिजिक्स बिल्कुल चैन कड़ी से कड़ी आपका जुड़ते चला जाएगा, तो फिजिक्स एकदम देखिएगा आसानी से समझ में आते जाएगा। फिजिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, अगर उसको सही अप्रोच आपका हो पढ़ने का। रटने का अप्रोच लिखिएगा तो यह भी सही है कि फिजिक्स से मरखा विषय कोई नहीं है, इससे भारी विषय भी कोई नहीं। रट तो आप बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग चर्चा किए मुक्त इलेक्ट्रॉन और बंद इलेक्ट्रॉन का। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में है, चालक या कंडक्टर में है, जबकि कुचालक पदार्थ में क्या है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें बहुत नगण्य है, डेंसिटी बहुत कम है। तो सबसे पहले आप लोग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, कोई जैसे परमाणु है, सब लोग पढ़ लिया है कि परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, तो न्यूट्रॉन रहता है और धनावेशित कण प्रोटॉन रहता है। तो
यह सबको पता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इसके चारों तरफ भिन्न भिन्न कक्षा में अलग अलग ऑर्बिट में क्या होता है, चक्कर लगाते रहता है। तो धनावेशित आपका नाभिक है और इलेक्ट्रॉन आपका आवेश क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे, माइनस ही होता है। और यह अलग अलग कक्षा में आपका चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आप लोग केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह निकालते हैं। तो अभी हमको ज़्यादा का मतलब नहीं है, एक बेसिक चीज़ है कि मान लो कि यह परमाणु है, इसके अंदर क्या है, धनावेशित नाभिक है, यानी सारा धनावेश क्या है, नाभिक के अंदर है। और इसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या है, अलग अलग कक्षा में चक्कर लगाते हैं। दूसरा चीज़ हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, यानी जितना संख्या में इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो सारा प्रोटॉन यानी सारा धनावेश आपका नाभिक के अंदर है और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश है, जो कि नाभिक से अलग अलग कक्षा में अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा। तो जैसे जो मान लो कि यह इलेक्ट्रॉन है जो एकदम नाभिक के बिल्कुल नज़दीक वाला कक्षा में है, और आपको पता है धन आवेश और ऋण आवेश दोनों के बीच कैसा बल रहेगा, आकर्षण का बल रहेगा। और चूंकि दूरी कम है तो कूलम्ब लॉ से कम दूरी है, आकर्षण बल बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो जो भीतरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के साथ क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है, यानी इस जो नज़दीक का इलेक्ट्रॉन है नाभिक के, उस पर आकर्षण बल कूलम्ब का वह क्या हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वह इसको पूरी तरह से अपने से बांधे हुए है। तो इसके लिए जो भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है उसके लिए परमाणु से बाहर निकलना, नाभिक के आकर्षण बल से बाहर निकलना आसान नहीं है, बहुत टफ है, क्योंकि वह काफ़ी स्ट्रांगली बॉन्डेड है। और इसी कारण इसको कह रहे हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि वह स्वतंत्र नहीं है। लेकिन जैसे जैसे नाभिक से दूर जाइएगा, दूर का कक्षा में, तो चूंकि दूरी बढ़ रहा है, कूलम्ब लॉ आप पढ़े हैं, क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², यानी r दूरी जितना बढ़ेगा 1/r² है, यानी क्या होगा कि आकर्षण बल उतना कमेगा। तो जैसे जैसे दूर की कक्षा में जा रहे हैं तो अब यह दूर वाला जो इलेक्ट्रॉन है यह उतना स्ट्रांगली इससे बंधा हुआ नहीं है, यह वीकली बॉन्डेड है, किसके तुलना में, भीतरी इलेक्ट्रॉन के तुलना में। तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो कि नाभिक से दूर के कक्षा में है, इसको थोड़ा सा भी हीट मिला या एनर्जी मिला, आसानी से इससे बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकल का मतलब क्या है कि इसका ऑर्बिट छोड़ के दूसरा में चला गया, यानी इसके क्षेत्र से निकला इसमें चला गया। और आपको पता है कि कोई भी पदार्थ है तो क्या है, बहुत सारा उसमें इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा उसमें क्या है, एटम है, परमाणु है, सब एक दूसरे से बंधा हुआ है। तो इससे निकल के इसमें चला गया, इससे निकल के दूसरे में चला गया, इससे निकल के इसमें चला गया। मतलब क्या हो गया कि यह इलेक्ट्रॉन जो है वह पूरा चालक के अंदर क्या कर सकता है, गति कर सकता है। क्लियर? तो इसी कारण से इसको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाह्यतम कक्षा के या बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं वह नाभिक से कमज़ोर रूप से जुड़े हुए हैं और वह आसानी से एक परमाणु से दूसरे परमाणु में ट्रांसफ़र हो सकते हैं और इस तरह से पूरा चालक के अंदर गति कर सकते हैं। और इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो नाम में भी बहुत चीज़ छुपा हुआ होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन का, जबकि भीतरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या है, स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो वह आसानी से गति नहीं कर सकता है, बाहर नहीं निकल सकता है, और इसलिए उसको बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से लिखाने की आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट अच्छा से आप लोग को डाल दिए हैं। तो जब भी हम कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गया कि वैसा इलेक्ट्रॉन जो चालक के अंदर एक परमाणु से दूसरे परमाणु में आसानी से गति कर सकता है। अब कोई मान लो कि विद्युत क्षेत्र अप्लाई हुआ तो वह बल तो लगाएगा, बद्ध इलेक्ट्रॉन पे भी प्रोटॉन पे भी लगाएगा, लेकिन
जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह क्या होगा, तो अगर इधर विद्युत क्षेत्र लगा है तो उसके विपरीत दिशा में वह त्वरित होने लगेगा, चालक के अंदर एक से दूसरे में मूव करते हुए प्रवाहित होने लगेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, इलेक्ट्रॉन के पास माइनस ही आवेश है, तो क्या होगा, आपका आवेश गति में आ गया। और आवेश में गति को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। चार्जिंग मोशन को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो चालक की परिभाषा अभी आपने देखा कि अपने के अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। तो जो भी चालक पदार्थ है, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, इस सब के अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो चूँकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है, इस पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गति करने लगता है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जबकि कुचालक के अंदर अब क्या होता है, यह थोड़ा सा समझना है। तो कुचालक का परमाणु जो है उसका अंदर इलेक्ट्रॉन इतना स्ट्रांगली बाउंडेड है, इवन कि 12वीं कक्षा का भी इलेक्ट्रॉन नाभिक से इतना मजबूती से बंधा हुआ है कि वह अपना नाभिक को छोड़ के बाहर नहीं जा पाता है। जैसे लकड़ी हो गया, रबर हो गया, कांच हो गया, तो इन सब का इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड है, बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है, उसको बाहर निकलने का उपाय नहीं है। तो अगर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा, क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्यूई बल लगेगा, लेकिन चूंकि वह इतना स्ट्रांगली नाभिक से बंधा हुआ है कि वह बाहर नहीं निकल सकता है। तो इस कारण से कहते हैं कि कुचालक पदार्थ या इंसुलेटर में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, बद्ध इलेक्ट्रॉन है। और इसी कारण से कुचालक पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ तक मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हम लोग को हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन हम शुरू में ही आप लोग को चर्चा किए कि शुरू में इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग पढ़े थे कि अगर दो पदार्थ को एक दूसरे से टच करा रहे थे, अगर आवेशित है, तो एक से आवेश दूसरे में फ्लो करता था। और वह कैसे होता था, तो कंडक्शन के द्वारा। वहाँ भी देखो इलेक्ट्रॉन ही अपना रोल प्ले कर रहा था, चूँकि आपका प्रोटॉन जो धन आवेशित कण है वह तो नाभिक के अंदर है, बंधा हुआ है। तो अगर मान लो दो पदार्थ लाते थे, इस पे धन आवेश है, मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसको दूसरा से टच करा, तो क्या होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन जाके इसमें प्रवाहित हो जाएगा। तो उससे क्या हो रहा था कि एक से आवेश दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा था आपका। तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कंडक्शन के द्वारा, काफ़ी चर्चा कर चुके हैं वहाँ पे, चार्जिंग बाय कंडक्शन या चालन के द्वारा आवेशीकरण। लेकिन कैपेसिटर में हम लोग पढ़ेंगे अब आवेशीकरण का एक नया विधि, जिसको कहेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, यानी प्रेरण के द्वारा आवेशीकरण। अब उसमें क्या होगा कि यहाँ पे कोई एक चालक है, ठीक है, और इस पर कोई आवेश नहीं है, और इसके समीप एक दूसरा चालक, इस पे मान लो कि धन आवेश है, और इसके समीप ले जाएंगे। इस चालक पे कोई आवेश नहीं है और इसके समीप पे एक दूसरा मान लीजिए धन आवेशित चालक को ले जा रहे हैं। क्या होगा आप लोग सोचिए, तो इस पे अगर धन आवेश है तो इसका धन आवेश क्या करेगा, तो इसके अंदर के सभी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक तरफ खींचना शुरू करेगा। तो इधर आपका ऋण आवेश आ जाएगा, और इधर का इलेक्ट्रॉन चूंकि घसक के इधर चला गया, तो इधर क्या हो गया, ऋण आवेश की कमी हो गई, इधर धन आवेश हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों चालक में कोई संपर्क नहीं हो रहा है, दोनों क्या है, एक दूसरे को टच नहीं किया है, एक दूसरे से दूर ही है। लेकिन अगर इसका धन आवेश है तो इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश को क्या करेगा, एक सिरा अपने समीप इकट्ठा कर देगा। और चूंकि इसके अंदर अब
अगर इधर पहले इस पे कोई आवेश नहीं था, मतलब क्या था, जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश एक समान वितरित था। अब इसके समीप कोई दूसरा कंडक्टर आवेशित चालक ला रहे थे, तो वह क्या किया, सब इलेक्ट्रॉन को खींच के एक सिरा पे ले आया। अभ्यास है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आया उधर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पे ऋण आवेश पैदा हो गया, इधर धन आवेश पैदा हो गया। और इसी विधि को हम कह रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हम थोड़ा सा फिगर बना देते हैं, आपका टॉपिक भी लिख देते हैं, काफ़ी आसान है, सबको समझ में भी आएगा। तो आप लोग देखिए ध्यान से। तो जल्दी से सब लोग देख लीजिए, एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका रहेगा। अगर लॉन्ग में पूछ दिया तो खुश हो जाएगा, क्योंकि एकदम सिंपल है। तो हम कहे थे कि स्थिर विद्युत प्रेरण या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसमें क्या हो रहा है, तो दो चालकों को जिसको आवेशित करना है उसको एक दूसरे से टच नहीं करा रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में नहीं ला रहे हैं, बल्कि एक दूसरे से दूर ही रख रहे हैं, और फिर भी आवेश उत्पन्न हो रहा है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, तो स्थिर विद्युत प्रेरण या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में इस तरह से फिगर बनाइएगा, देखिएगा आपको बहुत अच्छा मार्क्स भी आ जाएगा, और एकदम इजी, कोई आपको इसको याद करने के लिए दिमाग पे जोर नहीं देना पड़ेगा। तो लिख लीजिए जल्दी से, जब किसी आवेशित चालक चार्ज कंडक्टर को अनावेशित चालक के समीप लाया जाता है, तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय यानी कि अपोजिट आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय यानी कि सेम चार्ज उत्पन्न हो जाता है। आवेशीकरण की इस क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, और एकदम देखिए कुछ नहीं है इसमें, क्या कर रहा है, तो लकड़ी का एक स्टैंड है। लकड़ी क्या आपको पता है, कुचालक है, यानी इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, और इस पे कोई चालक को इस तरह से क्लैंप करके रखे हैं, और अभी इसमें कोई आवेश नहीं है। अब इसमें कोई आवेश नहीं है, मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है, यानी आवेशित कण है, लेकिन जितना संख्या में इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, और सब एक समान रूप से वितरित है, तो नेट आवेश इस पे अभी क्या है, 0 है। अब क्या कर रहा है कि इसके समीप एक आवेशित चालक या कोई छड़, जिस पे मान लीजिए धन आवेश है, और इसको किसके समीप ले आए, इसके समीप ले आए। तो अब सब लोग ध्यान से सोचिए कि यहाँ पे क्या होगा, तो चूंकि यह पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर पहले से नेट आवेश नहीं है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन चालक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो है ही, लेकिन वह एक समान रूप से वितरित है, नेट आवेश इस पे अभी कहीं भी नहीं है। लेकिन जैसे ही यह पॉजिटिव आवेश को, पॉजिटिव छड़ को इसके समीप लाइएगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, तो इसके अंदर का जितना इलेक्ट्रॉन है जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है, गति करने के लिए स्वतंत्र है, उस सब को यह क्या करेगा, अपना तरफ या पॉजिटिव चार्ज आकर्षित करेगा। तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर का जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वह सब इस पॉजिटिव आवेश के आकर्षण के कारण क्या होगा, तो इस सिरा पे देखो जमा होने लगेगा, यानी कि इधर पे सारा इलेक्ट्रॉन आपका इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, इसके आकर्षण के कारण क्या होगा, इधर इकट्ठा होने लगेगा। अब जितना इधर निगेटिव चार्ज यानी जितना इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया, उतना इधर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। तो जितना इधर निगेटिव चार्ज या ऋण आवेश पैदा होगा, उतना ही इधर आपका क्या हो जाएगा, धन आवेश पैदा हो जाएगा, इस तरह से। तो वही चीज़ लिखा है कि किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के समीप लाया जाता है, तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश तथा दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशीकरण की इसी क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। तो यह अनावेशित चालक था, इसको किसी आवेशित चालक के समीप जैसे ही लाया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या किया, तो सभी फ्री इलेक्ट्रॉन को एक तरफ इकट्ठा कर लिया, आकर्षण बल लगा के इधर
इधर खींच रहा है तो सारा आपका निगेटिव चार्ज एक सिरे पे जमा हो गया। और चूंकि यह निगेटिव चार्ज जो है यह कहीं से उठ के ही आया है, तो जहाँ से उठ के यह आया इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, मतलब वहाँ पे धन आवेश पैदा हो गया। तो नज़दीक वाले सिरे पे अगर यह पॉजिटिव चार्ज था तो इसके समीप वाले सिरे पे क्या हुआ, निगेटिव चार्ज पैदा हुआ, और इसी को कहते हैं कि विजातीय आवेश यहाँ पे उत्पन्न हुआ। जबकि दूर वाला सिरा पे तो इस पे भी देखो पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव, यानी दूर वाले सिरे पे क्या हो गया, तो यहाँ पे सजातीय आवेश उत्पन्न हो गया, यहाँ पे विजातीय आवेश उत्पन्न हो गया। और ऐसा नहीं है कि कोई नया आवेश पैदा हो गया, यानी कि अभी भी देखिएगा तो इसका नेट आवेश तो जितना इधर निगेटिव हुआ उधर पॉजिटिव हुआ, नेट आवेश अभी भी क्या है, शून्य ही है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई नया आवेश उत्पन्न हुआ, इसके अंदर तो यह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऋण आवेश धन आवेश था ही, केवल यह क्या किया, तो यह पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन को एक तरफ इकट्ठा करने लगा तो इधर ऋण आवेश हो गया और उतना ही इधर धन आवेश हो गया। तो यह काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही इस चालक को, आवेशित चालक को यहाँ से हटाइएगा कि वापस से यह सारा इलेक्ट्रॉन सब में एक समान रूप से फैल जाएगा और फिर से इसका आवेश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी जब तक यह आवेशित चालक यहाँ पे है, इसके समीप जब तक है तभी तक इधर निगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही इसको यहाँ से हटाइएगा फिर से क्या होगा, तो सारा इलेक्ट्रॉन वापस से पूरा पृष्ठ पे एक समान वितरित हो जाएगा और नेट आवेश फिर से क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा। तो उसके लिए क्या